इसके बारे में पढ़ा था, तो मैं वहां से ही थोड़ा सा कंटिन्यूएशन करूंगा। हम लोग को पता है जो विटामिन होते हैं, क्यों विटामिन के बारे में वापस से हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको पता है कि विटामिन का रोल होता है इरिथ्रोपोइसिस में, आरबीसी के फॉर्मेशन में विटामिन का रोल होता है। हम लोग को पता है फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल होते हैं। विटामिन ए डी ई के जो होता है ये फैट सोल्यूबल होता है, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है दैट इज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, ये वाटर सोल्यूबल होता है और ये फैट सोल्यूबल होता है। फैट सोल्यूबल इन द सेंस ये लिवर के अंदर स्टोर होंगे, और विटामिन बी एंड सी मतलब वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल मतलब जितना भी रिक्वायर्ड रहेगा उतना बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद में यूरिन से एक्सक्रीट हो जाएगा। तो हम लोगों ने बोला विटामिन बी एंड सी जितना रिक्वायर्ड है बॉडी में वो यूज अप हो जाएगा, रेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्सक्रीटेड इन यूरिन, तो मैं उसके ऊपर एक टर्म लिख रहा हूँ रेस्ट। रेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन, इसका मतलब क्या, जितना रिक्वायर्ड है वो तो बॉडी में यूज हो जाएगा, बाकी जितना बच गया है वो एक्सक्रीट हो जाएगा। अब इससे तुमको दो चीज समझनी चाहिए। हम लोग को विटामिन बी1 से बी12 सब पता है, मैं विटामिन बी पे फोकस करने वाला हूँ। तो हम लोग को पता है जो विटामिन बी1 होता है, ठीक है, विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी से क्या होगा, विटामिन बी2 की डेफिशिएंसी से क्या होगा, ये बहुत मैटर करता है। और विटामिन बी3 की डेफिशिएंसी से क्या होगा, सबको नाम पता है, ठीक है। विटामिन बी1 का नाम क्या होता है, थियामिन। विटामिन बी2 का नाम क्या होता है, राइबोफ्लाविन। विटामिन बी3 का नाम क्या होता है, नियासिन। तो विटामिन बी3 की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है उसको हम बोलते हैं पेलाग्रा, मतलब जो स्किन जो होता है वो ड्राई हो जाता है, ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं पेलाग्रा। विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी से एक बहुत ही फेमस डिजीज है बेरी बेरी। बेरी बेरी तुम इतना समझ लो कि ऐसा डिजीज है जो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें फर्दर टाइप होते हैं वेट बेरी बेरी और ड्राई बेरी बेरी। बट ये याद रखना जो बेरी बेरी डिजीज होता है ये अपने ब्रेन को, देखो बी से बेरी, बी से ब्रेन, ठीक है, ब्रेन को अफेक्ट करेगा। जो पेलाग्रा है ये बेसिकली तुम्हारे स्किन को, गम्स को, सबको इन्वॉल्व कर सकता है। जो विटामिन बी9 एंड बी12 होता है, विटामिन बी9 एंड बी12, विटामिन बी9 का सबको नाम याद होगा, इसको हम बोलते हैं फोलिक एसिड। और विटामिन बी12 को हम लोग क्या बोलते थे, साइनोकोबैलामीन, है ना। तो विटामिन बी9 और बी12 ये चाहिए होता है तुमको आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिक्वायर्ड फॉर आरबीसी मैचुरेशन, आरबीसी आरबीसी मैचुरेशन। आरबीसी मैचुरेशन मतलब क्या, इसका ये मतलब होता है कि जो तुम लोग के आरबीसी होते हैं जब वो बोन मैरो में से बन के आएंगे ना तो उनका साइज बड़ा होगा, क्योंकि उनके पास में क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं ये इमेच्योर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, इमेच्योर आरबीसी है, इमेच्योर आरबीसी। और ऑब्वियस बात है इमेच्योर आरबीसी तो इसका साइज क्या है, साइज इसका ज्यादा है। क्यों, क्योंकि इसके पास में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मैं लिख रहा हूँ न्यूक्लियस प्रेजेंट है, देयरफॉर साइज इज मोर। बाद में जब ये मैच्योर होगा तो मैच्योर होने के लिए इसको दो विटामिन चाहिए रहेंगे। दो विटामिन कौन से चाहिए, विटामिन बी9 एंड बी12। तब इसका साइज देखो छोटा हो गया। पहले देखो आरबीसी का साइज बड़ा था, अब आरबीसी का साइज छोटा हो गया। तो ये जो आरबीसी का साइज छोटा हो गया है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मैच्योर आरबीसी। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इसको बोलेंगे मैच्योर आरबीसी। ऑब्वियस सी बात है मैच्योर आरबीसी का, नहीं, मेगा कैरियोसाइट याद है तुमको, वो प्लेटलेट बनाता था, इसको हम मेगेलोब्लास्ट बोल सकते हैं, मेगा कैरियोसाइट नहीं बोल सकते। इसका साइज डिक्रीज हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट है, ठीक है। और तुमको पता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, एब्सेंट है। और ये जो मैचुरेशन हो रहा है इसके लिए तुमको दो विटामिन चाहिए, विटामिन बी9 एंड विटामिन बी12, ठीक है, विटामिन बी9 एंड विटामिन बी12, ठीक है। तो ये जो है इसको तो हम लोग ने बोल दिया ये मैच्योर आरबीसी है विटामिन बी9 और बी12 मिलने के बाद। और बी9 तुमको पता है क्या होता है, विटामिन बी9 क्या होता है, फॉलिक एसिड होता है। और जो विटामिन बी12 होता है ये साइनोकोबैलामीन, ठीक है। और साइनोकोबैलामीन में तुमको पता है कोबाल लिखा है क्योंकि इसके अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, हाँ इसके अंदर कोबाल्ट एलिमेंट प्रेजेंट है इस वजह से, ठीक है। साइनोकोबैलामिन इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट है। विटामिन बी9 बी12 आरबीसी के मैचुरेशन के लिए चाहिए। तो इमेच्योर आरबीसी का साइज बड़ा है। तो अगर मैं बोलता हूँ कि विटामिन बी9 और बी12 की डेफिशिएंसी हुई, ठीक है, इन दोनों में से किसी की भी डेफिशिएंसी हुई तो तुमको जो डिजीज होगी उसको हम लोग बोलते हैं मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया, मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया। देखो अनीमिया मतलब क्या होता है, आरबीसी या हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है,
तो देखो इसमें आरबीसी का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, इसलिए इस वर्ड हम लोग यूज किया अनीमिया। और दूसरा चीज, ये आरबीसी का फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, तो इस वजह से आरबीसी का साइज क्या हो जा रहा है, ये स्टेप यहीं पे रुक जा रहा है। तो आरबीसी का साइज कैसा है, बहुत ही बड़ा सा है। तो ये मिगैलो, मिगैलो मतलब लार्ज साइज, तो मिगैलो इज लार्ज साइज का आरबीसी। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं लार्ज साइज आरबीसी। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है विच विटामिन इज रिक्वायर्ड फॉर आरबीसी मैच्योरेशन, तो ऑब्वियसली आंसर तुम्हारा क्या रहेगा, विटामिन बी9 एंड विटामिन बी12। अगला क्वेश्चन आ रहा है ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी9 एंड बी12 अमंग द फॉलोइंग विच डिसऑर्डर विल हैपन। ठीक है, तो आंसर तुम्हारा रहेगा मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। सो क्या आर्यन, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। ठीक है, और अगर एक क्वेश्चन पूछे कि विटामिन बी9 एंड बी12 की डेफिशिएंसी रहेगी तो आरबीसी का साइज कैसा रहेगा, तो ऑब्वियसली बता आरबीसी का साइज बड़ा रहेगा, इस वजह से इसको हम लोग मेगालोब्लास्टिक बोलते हैं। ठीक है, ओके। इरिथ्रोपीनिया, इरिथ्रोपीनिया होता है जिसमें आरबीसी का नंबर कम हो जाए। ठीक है, इरिथ्रोसाइटोसिस, मैं दो वर्ड यूज करता हूँ। हाँ लास्ट स्लाइड, ओके, ये है लास्ट स्लाइड। तो यहाँ पे मैं दो वर्ड यूज करता हूँ, एक होता है इरिथ्रोसाइटोसिस, एरिथ्रोसाइटोसिस। जब भी वर्ड कहीं पे लग जाएगा साइटोसिस, तो ऑब्वियस सी बात है सेल, सेल का नंबर इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इन सेल नंबर। ठीक है, और इरिथ्रोपीनिया, एरिथ्रोपीनिया, इसके अंदर क्या, पीनिया, पीनिया इज डेफिशिएंसी, तो यहाँ पे डिक्रीज इन सेल नंबर। जैसे अगर मैं तुमको बोल दिया ल्यूकोसाइटोसिस, है ना, तो ल्यूकोसाइटोसिस इज साइटोसिस वर्ड यूज हो रहा है, तो ल्यूको हम लोग को पता है डब्ल्यूबीसी होता है, तो इंक्रीज इन डब्ल्यूबीसी काउंट इज कॉल्ड एज ल्यूकोसाइटोसिस। और ल्यूकोपीनिया, तो डिक्रीज इन डब्ल्यूबीसी काउंट इज कॉल्ड एज ल्यूकोपीनिया। अगर मैंने बोल दिया थ्रोम्बोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोसिस मतलब प्लेटलेट का नंबर ज्यादा हो जाना, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब ऑब्वियस बात है प्लेटलेट का नंबर कम हो जाना। तो ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट, इसमें दो वर्ड है, एक है साइटोसिस जिसमें सेल का नंबर इंक्रीज हो रहा है, और एक है पीनिया जिसमें सेल का नंबर डिक्रीज हो रहा है। कहीं पे भी ये वर्ड लगाओ एप्लीकेबल है यहाँ पर। ठीक है, ओके। विटामिन बी टू की डेफिशिएंसी से, विटामिन बी टू की डेफिशिएंसी से बहुत ही वेरिड सिम्टम होते हैं, चिलोसिस हो सकता है। ठीक है, इसमें भी ओवरलैपिंग फीचर दिखते हैं, ब्लीडिंग ऑफ गम्स भी हो सकता है। तो इस वजह से ये मैंने B2 अभी नहीं लिखा, वैसे भी तुम्हें जब ये पढ़ोगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ या बायोमोलिक्यूल्स, उसमें और डिटेल में आएगा ये। तो अभी मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैं तुमको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर ये विटामिन बी9 एंड बी12 देख लिया हम लोग ने, ये क्या करने वाला है फंक्शन। और फिर एक सोनली से विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी से क्या होगा। देखो हम लोग को पता है जो विटामिन बी12 होता है, दिस इज द ओनली वाटर सोल्यूबल विटामिन विच इज स्टोर्ड इन द बॉडी, है ना। विटामिन बी12 की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट पॉइंट, only water soluble vitamin, only water soluble vitamin which is stored in the body, which is stored in the body। और तुमको पता है वो एक्चुअल में कहाँ पे स्टोर होता है बॉडी में, लिवर में, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ विच इज स्टोर्ड इन लिवर। ठीक है, तुमको पता है कि जितने भी फैट सोल्यूबल विटामिन है वो भी लिवर में स्टोर होते हैं, जितने भी वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो बॉडी में जितना रिक्वायरमेंट यूज अप होते हैं बाकी एक्सक्रीट हो जाते हैं, बस एक्सेप्शन क्या है विटामिन बी12 का। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, जो विटामिन बी12 डेफिशिएंसी है जनरली किस में दिखेगा ये, वेरी गुड हर्ष, वो पॉइंट पे भी मैं आऊंगा। विटामिन बी12 का डेफिशिएंसी जनरली किस में देखेगा, देखो विटामिन बी12 है ना, इसका सोर्स जो होता है मेनली नॉन वेजिटेरियंस, जो नॉन वेज फूड होता है उनको विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी कभी नहीं होती है। बट जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस है, मतलब जो पनीर वगैरह भी नहीं खाते हैं या एकदम वेगन है, जो कोई मिल्क प्रोडक्ट या कोई भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाते हैं, ठीक है, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस स्लैश वेगन, देखो तो मैं लिख रहा हूँ नॉन वेजिटेरियंस में तो एडिक्वेट विटामिन बी12 रहेगा, बट जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन या वेगन है उनमें विटामिन बी12 का लेवल कम रहेगा। ठीक है, अब विटामिन बी12 का लेवल कम होगा तो इससे प्रॉब्लम क्या है, देखो जो विटामिन बी12 का लेवल है ना अगर वो कम हो जाएगा तो उससे एक डिजीज रहेगी, डिजीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं परनीशियस अनीमिया। ये एग्जाम में 10-12 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी आ चुका है, परनीशियस अनीमिया।
देखो अनीमिया हो रहा है तो मतलब तुमको समझ में आ रहा है ना, हीमोग्लोबिन या आरबीसी के मैच्योरेशन में कोई प्रॉब्लम है। जैसा भी हम लोगों ने देखा था विटामिन B9 एंड B12 चाहिए था विटामिन आरबीसी के मैच्योरेशन के लिए, तो यहाँ पे होता है पर्निशियस अनीमिया। पर्निशियस के डिटेल में मत जाना बिकॉज ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, ठीक है, इस वजह से। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग को पता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए तुमको क्या चाहिए होता है, कासल इंट्रिंसिक फैक्टर, कासल इंट्रिंसिक फैक्टर। और ये जो कासल इंट्रिंसिक फैक्टर होता है ये सिक्रीट कौन करता है, कोई कुछ इस क्वेश्चन का आंसर दो, कासल इंट्रिंसिक फैक्टर कौन सिक्रीट करता है। CIF सिक्रीट होता है पैराइटल सेल से, और पैराइटल सेल को दूसरा नाम क्या होता है, ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल, ठीक है, तुम भूल रहे हो सब कुछ। तो पैराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं CIF और विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कौन से पार्ट्स होता है, हम लोगों ने बोला था कि मैक्सिमम डाइजेशन ड्यूडेनम में, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जेजुनम में, बट विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है, इलियम से। वेरी गुड पुलकित, विटामिन B12 इज एब्जॉर्ब्ड इन द इलियस, इन द इलियम, ठीक है, ठीक है। तो ये विटामिन B12 की बात हो गई। ओके चलो नेक्स्ट। अब देखो हम लोग ने सब कुछ पढ़ लिया है। एक चीज तुम लोगों ने ब्लड क्लॉटिंग भी तुम लोगों ने पढ़ लिया, मैंने तुमको ब्लड क्लॉटिंग के लिए सारे क्लॉटिंग फैक्टर बता दिए थे, और मैंने तुमको बताया था एक कॉमन पाथवे होता है। हम लोग को क्या पढ़ना होता है, कॉमन पाथवे। जैसे कि मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ वापस से। हम लोगों ने बोला था कि जो फाइब्रिनोजेन होता है, ऑब्वियसली बात है नाम में जेन है मतलब इनएक्टिव फॉर्म में, ये कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में। और तुमको पता है फाइब्रिनोजेन ये फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर है, बट फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कौन करता है, फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन कैसे कन्वर्ट होता है, प्रोथ्रोम्बिन जो होता है, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्जन होता है। और ये थ्रोम्बिन क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि ये प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कौन करता है। तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए दो फैक्टर होते हैं, एक कैल्शियम और दूसरा टिश्यू फैक्टर। टिश्यू टिश्यू फैक्टर बोलो या थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तुम लोग के लेवल पे टिश्यू फैक्टर बोलो या थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलो, एक ही बात है। जबकि जो तुम ये पढ़ रहे हो ना ये एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। इसके अलावा भी काफी चीजें होती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो ये जो हम लोग का है ये क्या है, एक तरह से कास्केड है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लॉटिंग कास्केड। क्लॉटिंग कास्केड बोलो या इसको क्लॉटिंग पाथवे बोलो, एक ही बात है ये, ठीक है। क्लॉटिंग कास्केड या क्लॉटिंग पाथवे, ये एक ही बात है। और इसमें तुमको फैक्टर सारे पता चल गए। फाइब्रिनोजेन जो है ये फैक्टर नंबर 1 है, फाइब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन जो है ये फैक्टर नंबर 2 है, थ्रोम्बोप्लास्टिन या टिश्यू फैक्टर फैक्टर नंबर 3 है, और कैल्शियम इज फैक्टर नंबर 4। सही बात है ये। ओके इसके अलावा मैंने तुमको बाकी फैक्टर भी बताए थे। मैंने तुमको बताया था कि फाइब्रिन को स्टेबलाइज करने के लिए एक फैक्टर चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, जो कि फैक्टर नंबर 13 होता है। होपफुली याद होगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए पढ़ा है जो कि क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 होता है। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी पढ़ा है जो कि क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 होता है। और इसी को हम लोग क्रिसमस फैक्टर, फैक्टर नंबर 10, और जो फैक्टर नंबर 11 है उसको हम लोग बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी, ठीक है। ओके तो ये ब्लड का पोर्शन पूरा खत्म हो चुका है। अब हम लोग सर्कुलेशन स्टार्ट करेंगे। पता है लिम्फ को, कि लिम्फ क्या होता है। हम लोगों ने चैप्टर का नाम क्या है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, है ना। तो से पहले तुमको पूरा बॉडी फ्लूइड समझना है। तो बॉडी फ्लूइड में तुम लोगों ने देख लिया एक ब्लड होता है, और जो दूसरा होता है बॉडी फ्लूइड में होता है टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ, टिश्यू फ्लूइड या तो लिम्फ। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ है, ठीक है, ये कैसे बनता है, ये क्या होता है, ब्लड में और टिश्यू में फ्लूइड में क्या डिफरेंस कैलकुलेट होगा, ठीक है। हाँ तो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में दो पॉइंट है बेसिकली, दो फ्लूइड्स हैं। एक तो ब्लड तुमने पढ़ लिया, अब दूसरा मैं बोल रहा हूँ ये लिम्फ है, ठीक है। अभी जो लिम्फ है इसमें हम लोग को देखना है पहला, लिम्फ का फॉर्मेशन कैसे होता है। सेकेंड, हाउ लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड, ठीक है, दैट इज लिम्फ वर्सेस ब्लड, क्या डिफरेंस है दोनों में। थर्ड,
लिम्फ का सर्कुलेशन कैसे होता है और फाइनली लिम्फ जाता कहाँ पे, ठीक है। चलो, तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेशन की। मैं तुमको पहले एक आउटलाइन देता हूँ। देखो, लिम्फ में और ब्लड में ना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे ये कोई ब्लड वेसल है, ठीक है, जैसे ये आर्टरी है, तुमको पता ना आर्टरी होता है वो डिवाइड होता है आर्टेरियोल में, फिर आर्टेरियोल डिवाइड होकर बनता है कैपिलरी में, फिर कैपिलरी से बनता है वेन्यूल, उसके बाद में बनता है वेन। तो मैं बता रहा हूँ, जैसे ये आर्टरी है, ये बड़ा वाला जो है ये आर्टरी है, आर्टरी का छोटा जो ब्रांच है बेसिकली ये आर्टेरियोल है। यहाँ पे होते हैं बहुत सारे कैपिलरीज। हाँ, वेरी गुड आर्यन। लिम्फ इज जस्ट सिमिलर टू ब्लड, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने बोला यहाँ से तुम्हारा वेन्यूल आएगा और फिर ये क्या बनाएगा, ये वेन बनाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये जो बड़ा कंपोनेंट है ये है वेन, और ये जो है ये है वेन्यूल, ठीक है। और ये जो बताया मैंने, ये बता दिया मैंने तुमको, ये है कैपिलरीज, ठीक है। अब देखो, आर्टी, आर्टेरियोल, कैपिलरीज, वेन्यूल और फिर फाइनली वेन। अब क्या होता है, जो भी ब्लड आता है यहाँ पर, तो देखो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होगा, इस ब्लड के ऊपर क्या होगा, फोर्स एक्सर्ट होगा। और इस वजह से ये जो ब्लड के अंदर की जो प्रोटीन्स है, देखो प्रोटीन्स जो है उनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है, प्रोटीन्स जो है उनका साइज भी बड़ा है, तो इस कैपिलरी से प्रोटीन तो बाहर लीक नहीं हो सकता, लेकिन एक स्ट्रॉ कलर का फ्लूइड जो है वो बाहर लीक हो सकता है। बेसिकली जो तुम लोग का प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा, प्लाज्मा बाहर लीक होगा, बट डिफरेंस क्या रहेगा, इस प्लाज्मा के अंदर तुमको पता है प्रोटीन्स भी होते हैं, बट प्रोटीन का साइज बड़ा है, इस वजह से प्रोटीन बाहर नहीं आ पाएगा, ठीक है। प्रोटीन जो है वो प्रोटीन बाहर नहीं आ पाएगा। तो ये जो फ्लूइड बाहर आ गया है, और ये फ्लूइड बाहर क्यों आया, क्योंकि जो कैपिलरीज में से जब ये फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, ठीक है। जब ये प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, जो फ्लूइड बाहर आ गया है, इसी फ्लूइड को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड। क्योंकि बताओ ये आया कहाँ पे, ये जो आसपास में स्पेस है ये टिश्यू है। जो आर्टरी है या आर्टेरियोल है चाहे वेन्यूल है, सब क्या करते हैं, आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है टिश्यू को, और जो वेन होता है वो ब्लड लेके जाता है टूवर्ड्स द हार्ट फ्रॉम द टिश्यू। तो ये जो यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है, जो आर्टरी वगैरह के बाहर, जो आर्टरी वेन्यूल है इन सब के बाहर जो स्पेस है जो टिश्यू के पास है, उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। तो यहाँ पे जो फ्लूइड जमा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड, या इसी को हम लोग बोलते हैं लिम्फ, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं लिम्फ। तो एक बात बताओ, मैं अगर टिश्यू फ्लूइड की बात करूँ तो तुमको नहीं लगता सेम एज ब्लड है ये टिश्यू फ्लूइड, लिख रहा हूँ यहाँ पे सेम एज ब्लड, बट इसमें डिफरेंस भी है क्या, सेम एज ब्लड, बट इसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं है। जो प्लाज्मा प्रोटीन्स है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं उनका साइज बड़ा है, तो वो एब्सेंट रहेंगे। देखो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, ये समझ लो ये प्लाज्मा के अंदर, जो प्लाज्मा है अंदर, वहां पे ये प्रोटीन सस्पेंडेड है। अब ये प्रोटीन का साइज देख लो कितना बड़ा है। अब ये प्रोटीन्स बाहर क्रॉस नहीं कर सकते, तो ऑब्वियस सी बात है जो टिश्यू फ्लूइड बन रहा है तुम्हारा, वहां पे प्रोटीन्स नहीं आएंगे। दूसरी चीज, इसके अंदर आरबीसी फ्लो कर रहे हैं, डब्ल्यूबीसी फ्लो कर रहे हैं, तो आरबीसी का भी साइज बड़ा है, इस वजह से आरबीसी के अंदर नहीं जा सकते। तो आरबीसी क्या होता है, ब्लड में फ्लो करते हैं, इस वजह से वो रेड होता है। अब जो टिश्यू फ्लूइड है उसमें ना तो आरबीसी प्रेजेंट है ना तो प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं प्लाज्मा प्रोटीन एब्सेंट, साथ में लिख रहा हूँ यहाँ पे जो आरबीसीज होते हैं, आरबीसीज वो भी क्या होते हैं, एब्सेंट होता है। सही बात है। तो इस वजह से जो प्लाज्मा होता है, देखो मैंने येलो कलर से लिखा हुआ है, क्योंकि ये स्ट्रॉ कलर का फ्लूइड होता है। स्ट्रॉ कलर, स्ट्रॉ कलर बोल दो या पेल येलो बोल दो या सिर्फ पेल कलर बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों में, ठीक है। तो तुमको दिख रहा है ये सेम एज ब्लड है, बट डिफरेंस क्या है, दिख रहा है मैंने सेम एज ब्लड लिखा है मैंने। हाँ, ये विस्कस होता है। विस्कस फ्लूइड का मतलब समझते हो, विस्कस फ्लूइड का मतलब होता है कि ये थोड़ा सा ज्यादा थिक रहेगा, थोड़ा सा ज्यादा थिक रहेगा। और तुमको पता है जो प्लाज्मा होता है बेसिकली, उसके अंदर डब्ल्यूबीसी भी प्रेजेंट होता है, उसके अंदर प्लेटलेट भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट इस फ्लूइड में आता है कि नहीं आता है, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो तुम लोग, मैं चाहता हूँ एक एक आंसर तुम गेस करके रखो, तुमको क्या लगता है डब्ल्यूबीसी आता है या नहीं आता है, और दूसरा प्लेटलेट आता है कि नहीं आता है।
क्योंकि जब हम इसका फंक्शन पढ़ूंगा, मैं इसका थोड़ी देर बाद फंक्शन पढ़ूंगा, तुम जरा उससे कोरिलेट करना, तुम्हारा आंसर सही है कि गलत है ना। चाहते हो थोड़ा एक्सरसाइज तुम दिमाग में खुद से भी करो। तो देखो इस तरीके से बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि ठीक है, ये एसिड्स का फॉर्मेशन तो हो गया, हमको समझ में आ गया कि प्लाज्मा फॉर्म कैसे होता है, ठीक है। दूसरा, लिम्फ में और ब्लड में डिफरेंस क्या होता है, बॉडी में सर्कुलेट कैसे होता है। तो ये एक्सप्लेन करने के लिए ना मैं तुमको एक इमेज शेयर करता हूँ, ठीक है। देखो इमेज शेयर कर रहा हूँ, स्लाइड हट जाएगा अभी। oogenesis बहुत ही अलग होता है। oogenesis दैट इज फीमेल के अंदर एग का फॉर्मेशन जो होता है उसको हम oogenesis बोलते हैं। हिमेटोपोइट, देखो हिमेटो, ये जो हम लोग बोलते हैं ना इरिथ्रोजेनेसिस या हिमेटोपोइटोजेनेसिस, इसका मतलब हिमेटो बोलते तो पूरा ब्लड फॉर्मेशन, और जो भी डब्ल्यूबीसी आरबीसी ये प्लेटलेट सब कुछ कहाँ पे बनता है, बोन मैरो में बनता है, ठीक है। और तुमको पता है कि जो डब्ल्यूबीसी होता है वो क्या करता है, वो फैगोसाइटोसिस का फंक्शन करता है, बट तुमको ये देखना है कि ये यहाँ पे आता है कि नहीं आता है, ठीक है। मैं तुमसे शेयर कर रहा हूँ इसका डायग्राम। तो देखो ये सबसे पहला इमेज है कि किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। तो देखो पूरे बॉडी में लिम्फ फ्लो करने के लिए, देखो लिखा है यहाँ पे द लिम्फ, है ना। तो पूरे बॉडी में लिम्फ जो होता है वो फ्लो करता है, और लिम्फ जो फ्लो करेगा, जैसे ब्लड को फ्लो करने के लिए ब्लड वेसल प्रेजेंट है, वैसे ही लिम्फ को फ्लो करने के लिए लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट है, ठीक है। लिम्फ को फ्लो करने के लिए क्या प्रेजेंट है, लिम्फेटिक वेसल्स। और हर जगह पे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं लिम्फ नोड, तो लिखा है यहाँ पे लिम्फ नोड। तो लिम्फ नोड हर जगह पे प्रेजेंट है, देखो लिम्फ नोड बिहाइंड बिलो द नी प्रेजेंट है, बिहाइंड द नी प्रेजेंट है, ग्रॉइन एरिया में प्रेजेंट है लिम्फ नोड, ठीक है। और ये जो लिम्फ नोड है बेसिकली क्या करते हैं, लिम्फ को उनके पास में लिम्फ आता है, और फिर वहां से लिम्फ वेसल होता है जो पूरे बॉडी में फ्लो करता है बेसिकली। तो देखो यहाँ पे तुमको दिख रहा है लिम्फेटिक वेसल जो चेस्ट में प्रेजेंट है। अब इसके अलावा लिम्फेटिक जो लिम्फ नोड है वो नेक में प्रेजेंट है। तो लिम्फेटिक वेसल भी है और लिम्फ नोड भी है। तो ये लिम्फेटिक वेसल और लिम्फ नोड आपस में कनेक्टेड है। जैसे तुम समझ लो लिम्फ नोड क्या है, एक पॉइंट है, और वहां से लिम्फेटिक वेसल जाता है दूसरे दूसरे पॉइंट में। तो जो लिम्फ होता है ना, इसमें जो डायरेक्शन होता है फ्लो का वो यूनिडायरेक्शनल होता है। जैसे ब्लड जो है वो कैसा आता है, टूवर्ड्स द हार्ट, मतलब हार्ट से पूरे बॉडी में जा रहा है और पूरे बॉडी से हार्ट में भी आ रहा है, बट इसमें डायरेक्शन कैसा है, ये टूवर्ड्स द अपर साइड जाता है मोस्टली। लिम्फ मतलब यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, मैं ये बोल रहा हूँ। नीचे भी तो आना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। ऐसा पॉइंट एक लिखा जाता है, लिम्फ में यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, ठीक है। इसके अलावा एक दूसरा इमेज है, देखो। अब ये जो इमेज है ना, ये एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे हो रहा है। जैसे अभी मैं तुमको बताया था, एक आर्टरी होता है, फिर आर्टरी डिवाइड होकर आर्टीरियल बनाता है, फिर आर्टीरियल से क्या निकलता है, कैपिलरीज, और कैपिलरीज से फिर वही ऑब्वियस बात है, कैपिलरी जो होता है, देखो ये एरिया जो है ये कैपिलरी है। तो देखो कैपिलरी दोनों में शेयर होता है, किसमें, आर्टीरियोल में भी, मतलब आर्टरी साइड में भी उसका रिलेशन है, और जो वेन साइड है उसमें भी उसका रिलेशन है। और मैंने क्या बोला, यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ। अभी जो लिम्फ बन चुका है ये कहाँ पे जाना चाहिए, तुमको पता है लिम्फेटिक वेसल्स में जाना चाहिए, बट लिम्फेटिक वेसल में कैसे जाएगा, पहले वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में जाएगा, ठीक है। जब वो लिम्फेटिक कैपिलरीज में जाएगा फिर वहां से देखो लिम्फेटिक वेसल आ गया, लिम्फेटिक वेसल के थ्रू किसमें गया, लिम्फ नोड में गया। मैंने तुमको क्या बोलते हैं, लिम्फ नोड का एक तरह से चेक पॉइंट है। अब ये लिम्फ नोड से क्या होगा, वापस से लिम्फेटिक वेसल के थ्रू थोरेसिक डक्ट में जाएगा, और ये फाइनली थोरेसिक डक्ट जो है कहाँ पे ओपन हो रहा है, हार्ट में ओपन हो रहा है। और हार्ट में भी कहाँ पर, राइट एट्रियम में। समझ में आ रहा है। जैसे अभी हम लोग क्या बोलते हैं, अगर मैं बोलता हूँ पूरे बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके जाना है हार्ट के पास, तो कैसे जाएगा, पूरे बॉडी से ब्लड कनेक्ट हुआ। अगर मैं बॉडी के लोअर हाफ से बोल रहा हूँ, तो बॉडी की लोअर हाफ से ब्लड कौन कनेक्ट करता है, कलेक्ट करता है इंफीरियर वेना केवा। बॉडी के अपर हाफ से कौन ब्लड कलेक्ट करता है, सुपीरियर वेना केवा। और ये फाइनली ओपन कहाँ पर होते हैं, राइट एट्रियम में, है ना। फिर राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, पूरे लंग्स में। लंग्स से ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे ब्लड कहाँ जाएगा, पूरे बॉडी में, है ना। तो इस तरह से सर्कुलेशन बनता है। मैं वापस से रिपीट करूंगा, बस मैं तुमको बता रहा हूँ। देखो लिम्फ का कलर रेड नहीं होता, मैंने अभी तुमको पहले बता दिया। लिम्फ जो होता है उसमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं होता है, ना ही उसमें प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं।
और तुमको पता है ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि उसमें आरबीसी है और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है। बट ये आरबीसी लिम्फ में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। तो अगर लिम्फ आरबीसी जो आरबीसी लिम्फ में जा नहीं रहा है तो आरबीसी का कलर रेड क्यों रहेगा? मैंने अभी नीचे लिखा था वहां पे स्ट्रॉ कलर्ड का होता है, स्ट्रॉ कलर्ड बोलो या पेल येलो बोलो, ठीक है। ओके, तो देखो ये तुमको समझ में आ रहा है। मैं तुमको क्या बताया, जैसे ये आर्टरी है, ये वेन है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, ये कैपिलरीज बन रहा है। कैपिलरीज के थ्रू जो फ्लूइड फिल्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड। ये लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड को कौन कनेक्ट कर रहा है? इसको कलेक्ट कर रहा है लिम्फेटिक कैपिलरीज। और ये लिम्फेटिक कैपिलरीज कहाँ पे जा रहे हैं? लिम्फ नोड के पास जा रहे हैं, है ना। कहाँ पे जा रहे हैं? लिम्फ नोड के पास जा रहे हैं। और ये जो लिम्फ नोड है, देखो ये लिम्फ नोड मैं तुमको बोलते हैं एक तरह से चेक पॉइंट है, क्योंकि इसके पास ही लिम्फ आएगा। कोई भी चीज आती है, कोई भी चीज जैसे मतलब ना नर्व फाइबर, तुमने सुना है नर्व फाइबर, जो ब्रेन की तरफ आएगा या जो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आएगा उसको हम बोलते हैं एफरेंट, और जो वहां से लीव करता है उसको हम बोलते हैं इफरेंट। ये बेसिक इंग्लिश है। हम लोग दो वर्ड यूज करते हैं, एक होता है अफरेंट और एक होता है इफरेंट। तो ये तुम्हारा इफरेंट लिम्फेटिक वेसल है, और जो लिम्फ नोड की तरफ लिम्फ लेके आ रहा है वो अफरेंट लिम्फेटिक वेसल है, ठीक है। बाकी लिम्फ नोड के बारे में डिटेल्स तुमको नहीं पढ़ना है ये। और फिर फाइनली किस में ओपन हो रहा है? ये थोरेसिक डक्ट। और ये जो थोरेसिक डक्ट है वो कहाँ पे ओपन हो रहा है? राइट एट्रियम में। तुमको पता है पूरे बॉडी से जो ब्लड होता है वो कहाँ पे आता है? राइट एट्रियम में आता है ना। राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना केवा से भी आता है, इंफीरियर वेना केवा से भी आता है। सिमिलरली जो पूरे बॉडी में लिम्फ है वो भी कहाँ पे आएगा? राइट एट्रियम में आएगा। अच्छा एक बात बताओ, तुमको लगे ना सर ये तो राइट एट्रियम में ब्लड भी मिक्स हो रहा है और लिम्फ भी मिक्स हो रहा है, तो देखो ब्लड और लिम्फ में फर्क ही क्या है? बस आरबीसी का और प्लाज्मा प्रोटीन का फर्क है। बाकी तुमको पता है जो प्लाज्मा था वही तो फिल्टर होकर बनाया था लिम्फ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें को, ठीक है। नेक्स्ट, अब आगे देखते हैं। अब ये डिफरेंस है तुम्हारे ब्लड में और लिम्फ में। ब्लड में क्या डिफरेंस है और लिम्फ में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे दिया हुआ है। देखो ब्लड जो होता है वो रेडिश इन कलर होता है, क्योंकि तुमको पता है रेडिश ही होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है आरबीसी, ठीक है। और लिम्फ हम लोग को पता है पेल येलो इन कलर है। पेल येलो इन कलर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आरबीसी प्रेजेंट नहीं होता है। दूसरी चीज, जो रेड ब्लड सेल्स होता है देखो इसमें प्रेजेंट है, नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा है। और हम लोग को भी पता है यहाँ पे आरबीसी एब्सेंट रहता है। फिर ब्लड का बाय डायरेक्शनल फ्लो होता है, जो मैंने तुमको बोला था। और देखो लिम्फ जो होता है उसमें यूनिडायरेक्शनल फ्लो, मैंने तुमको अभी बोला था कि वो हमेशा ऊपर ही ऊपर जा रहा है। ब्लड ऑब्वियस सी बात है, ब्लड को पंप करने के लिए तुम लोग की बॉडी में क्या प्रेजेंट है? हार्ट प्रेजेंट है। तो ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट प्रेजेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है फ्लो क्या रहेगा? रैपिड रहेगा। और लिम्फ को पंप करने के लिए ऐसा कुछ प्रेजेंट है नहीं, बस एक चेक पॉइंट है लिम्फ नोड। इसलिए यहाँ पे कैसा होता है, सर्कुलेशन जो लिम्फ का होता है वो स्लो होता है, ठीक है। फिर देखो मैं तुमसे पूछा था डब्ल्यूबीसी और जो तुम लोग का प्लेटलेट है वो प्रेजेंट होगा कि नहीं। देखो तुमको ये पता है जो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट है वो तो ब्लड में प्रेजेंट ही रहेगा। तो तुमसे क्वेश्चन पूछा गया था लिम्फ में प्रेजेंट होगा कि नहीं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाई ल्यूकोसाइड काउंट और प्लेटलेट्स आर एब्सेंट, ठीक है। तो कॉमन सेंस लगा लो। एक बात बताओ, तुमको कहीं पे भी अगर ब्लीडिंग हो रही है ना, तो जब ब्लीडिंग होती है वहां से लिम्फ बाहर आता है कि ब्लड बाहर आता है? क्योंकि तुमको कोई भी ब्लीडिंग होगी ऑब्वियस सी बात है तो ब्लड वेसल इंजर्ड होगा, है ना। अगर ब्लड वेसल इंजर्ड होगा तभी ब्लड बाहर आएगा। तो अगर ब्लड वेसल इंजर्ड हो रहा है तो तुमको प्लेटलेट जो चाहिए रहेगा वो कहाँ चाहिए रहेगा? ब्लड वेसल के अंदर चाहिए रहेगा। ये क्लॉटिंग कराने के लिए प्लेटलेट रिस्पॉन्सिबल है। तो जब भी कोई इंजरी होती है अगर वहां से ब्लड बाहर आ रहा है तो ऑब्वियस बात है इसको क्लॉट कराने के लिए वहां पे ही प्लेटलेट चाहिए तुमको, लिम्फ को क्लॉट कराने की जरूरत नहीं है। तो इस वजह से हाई यहाँ पे लिखा हुआ प्लेटलेट्स आर एब्सेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लेटलेट प्रेजेंट नहीं रहेगा। और बॉडी के अंदर अगर तुम सोचोगे कि लिम्फ का फंक्शन ही क्या है, तो लिम्फ का सबसे मेन फंक्शन होता है बॉडी का डिफेंस, ठीक है। लिम्फ का सबसे मेन या सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है बॉडी का डिफेंस सिस्टम। तो डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है हाई ल्यूकोसाइड काउंट। हाई ल्यूकोसाइड मतलब डब्ल्यूबीसी काउंट जो होता है वो हाई होता है। कहाँ पर? लिम्फ के अंदर। अब तुम सोचोगे सर वो डब्ल्यूबीसी का काउंट यहाँ पे ज्यादा क्यों हो रहा है ब्लड के कंपैरिजन में? देखो ब्लड जो है वो 5 लीटर फ्लूइड है पूरे बॉडी में, और उसके अंदर प्लाज्मा सस्पेंडेड है, उसके अंदर सॉरी डब्ल्यूबीसी सस्पेंडेड है। यहाँ पे टिश्यू फ्लूइड है, और इसका फंक्शन ना ही न्यूट्रिशन है, बस इसका फंक्शन क्या है? डिफेंस। और इट इज ऑल्सो कैरियर ऑफ सम हॉर्मोन्स, ठीक है। ये थोड़ा बहुत हार्मोन भी ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट भी थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट करता है। न्यूट्रिएंट के मामले में तुमको पता रहेगा कि जो फैट होते हैं, फैट का ट्रांसपोर्ट करने के लिए तुमको लिम्फ ही चाहिए होता है, ठीक है। इस वजह से जो लिम्फ है यहाँ पे डब्ल्यूबीसी काउंट ज्यादा है।
ठीक है। नेक्स्ट देखो ये लिम्फ का फॉर्मेशन है। हम लोग को पता है, मैंने तुमको बताया लिम्फ का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा। हम लोगों ने बोला था कि देखो फिल्ट्रेशन फ्रॉम द प्लाज्मा, प्लाज्मा लिखा है यहाँ पे, नॉर्मली एक्सीड रीअब्जॉर्प्शन, जितना वो प्लाज्मा फिल्टर हो रहा है, ठीक है, उतना बॉडी में रीअब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। तो अगर वो रीअब्जॉर्ब, मैं बोल रहा हूँ कि समझ लो 3 लीटर फिल्टर हुआ और 2 लीटर ही एब्जॉर्ब हुआ, तो अगर 2 लीटर ही रीअब्जॉर्ब हुआ तो 1 लीटर बच गया, तो लीडिंग टू द नेट फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड। तो ये जो 1 लीटर टिश्यू फ्लूइड है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। दिस इंक्रीज द टिश्यू फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विद इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। मतलब क्या कि जैसे तुम लोगों ने देखा था ये कैपिलरी था, मैं यहाँ पे दोनों सेम कलर से बना दे रहा हूँ, तुमको पता है एक साइड वेन रहेगा और एक साइड में आर्टरी वाला कंपोनेंट रहेगा। आर्टरी, आर्टेरियोल, कैपिलरी, वेन्यूल और वेन, ठीक है। तो यहाँ पे चाहिए तो मैं लिख देता हूँ वेन्यूल है और यहाँ पे आर्टेरियोल है। ठीक है, तो तुमको पता है यहाँ पे कैपिलरीज रहेंगे। अब यहाँ से फ्लूइड बाहर जा रहा है और तुम लोगों ने ये भी देखा था कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, लिम्फेटिक कैपिलरी भी प्रेजेंट है, जो ग्रीन कलर से हम लोग ने बनाया था, है ना। लिम्फेटिक कैपिलरी भी प्रेजेंट है यहाँ पर। अब यहाँ पे देखो फ्लूइड क्या हो रहा है, जो टिश्यू फ्लूइड है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ये डिपॉजिट होते जा रहा है। क्यों डिपॉजिट होते जा रहा है, क्योंकि जितना फिल्टर हो रहा है, मैंने बोला कि 3 लीटर अगर फिल्टर होता तो उसमें से 2 लीटर ही रीअब्सॉर्ब हो रहा था, तो जो 1 लीटर एक्स्ट्रा है ये क्या करेगा, इस लिम्फेटिक कैपिलरी के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा और ये जो फ्लूइड यहाँ पे बने हुए हैं, ये फ्लूइड लिम्फेटिक कैपिलरीज में एंटर कर जाएंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, दिस इंक्रीजेस द टिश्यू फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विद इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये स्पेस है, इंटरस्टिशियल स्पेस है ये, फोर्सिंग फ्लूइड इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज। और ये तुमको पता है लिम्फेटिक कैपिलरी है, तो ये जो फ्लूइड है ये लिम्फेटिक कैपिलरीज में एंटर कर जाएगा। दिस प्रोसेस प्रिवेंट एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस टिश्यू इन द फ्लूइड और इडीमा। देखो तुम लोग बोलते हैं ना बॉडी में सूजन हो गई है, तो बॉडी में सूजन क्यों जाती है, देखो किसी का पैर जो होता है वो सूज गया होता है क्योंकि वहां पे एक्सेसिव टिश्यू फ्लूइड बनता है, ठीक है। मतलब एक्सेसिव टिश्यू फ्लूइड बन रहा है, मतलब जो लिम्फेटिक कैपिलरी जितना रीअब्सॉर्ब कर सकता है उतना रीअब्सॉर्ब कर रहा है, बट उसके बाद भी वहां पे बहुत एक्स्ट्रा फ्लूइड बच जा रहा है। तो ऑब्वियस बात है अगर उसके बाद भी एक्स्ट्रा फ्लूइड बच जाएगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी। तो इस वजह से लिखा हुआ है इडीमा, इडीमा इज नथिंग बट स्वेलिंग, ठीक है। तो ये है लिम्फ फॉर्मेशन। और देखो ये फाइनली लास्ट में वापस वही चीज दिखा रहा हूँ कि देखो कैसे लिम्फ का फ्लो हो रहा है, ठीक है। लिम्फ नोड की तरफ है, फिर फाइनली एंटर कहाँ पे कर रहा है, राइट एट्रियम में एंटर करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ब्लड फ्लो जो था नीचे की तरफ है, यहाँ पे लिम्फेटिक लिम्फ कैपिलरीज है, और तुमको पता है जो लिम्फ कैपिलरीज होती है, ठीक है, उसी के अंदर क्या एंटर करता है, टिश्यू फ्लूइड। अगर वो टिश्यू फ्लूइड एक्सेस हो जाएगा तो इस वजह से क्या हो जाता है, ईडीमा हो जाता है, ठीक है। सबको समझ में आ गया ये बात, या मैं वापस एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। एक बार मैं वापस इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अब मैं व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। देखो पहली बात तो तुमको बॉडी में ना सर्कुलेशन वाला फंडा पता रहना चाहिए। बॉडी में सर्कुलेशन वाला फंडा क्या होता है, जैसे कि तुमको पता है जो हार्ट होता है, हार्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट के अंदर चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, और हार्ट में कितना चेम्बर प्रेजेंट होता है, हार्ट में 4 चेम्बर प्रेजेंट होता है। और तुमको पता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका थिकनेस ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो तुमको पता है ना, तुम लोग जो भी ये पढ़ रहे हो बुक पे, तुम्हारे राइट हैंड साइड में वो एक्चुअल में क्या है, वो लेफ्ट साइड है बॉडी का, और जो तुम्हारे बॉडी के जो तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड में वो बॉडी का राइट साइड है। इस वजह से ये तुम्हारे बॉडी को, ये राइट साइड है तुम्हारा और ये लेफ्ट साइड है तुम्हारा, बट ये जो रहेगा बॉडी में ये रहेगा लेफ्ट एट्रियम और ये रहेगा लेफ्ट वेंट्रिकल। सिमिलरली ये क्या रहेगा, राइट एट्रियम और ये क्या रहेगा, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। पहले तो ये समझ लो। अब क्या होता है, मैंने क्या बोला कि जो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, पूरे बॉडी से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, अपर हाफ ऑफ बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है सुपीरियर वेना केवा से। कहाँ से आ रहा है, सुपीरियर वेना केवा। देखो ये मैं बना रहा हूँ डायग्राम, ये क्या है तुम्हारा सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा लिख रहा हूँ यहाँ पे। एसवीसी क्या होता है, एसवीसी होता है सुपीरियर
सुपीरियर वेना केवा। वेना केवा नाम रखा है इसका क्योंकि एक बड़ा सा ब्लड वेसल है और ये एक्चुअल में क्या है, ये वेन ही है। ठीक है, जो बॉडी के लोअर हाफ ऑफ से ब्लड कलेक्ट करके लेके आता है वो होता है इंफीरियर वेना केवा। मैं से बना रहा हूँ, ये क्या है तुम्हारा इंफीरियर वेना केवा। तो यहाँ पे आईवीसी लिख लो, सब कुछ सेम है, बस सुपीरियर के बदले क्या आ जाएगा, इंफीरियर आ जाएगा। ठीक है, बाकी वेना केवा सेम आएगा। अब क्या होता है, जो भी ब्लड आया, ठीक है, तो तुमको पता है ये भले से ब्लू वेसल लेके आ रहा है, बट जो भी ब्लड आया, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जब वॉल्व ओपन रहेगा तो जितना भी ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में भर लग जाएगा, और जो राइट वेंट्रिकल होता है ना, उससे बाहर निकलता है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से बाहर क्या जाता है, पल्मोनरी आर्टरी। तो मैं यहाँ पे ऐसे हाइपोथेटिकली तुमको दिखा रहा हूँ क्योंकि इमेज उतना अच्छा नहीं बनेगा, तो मैं दूसरा एक इमेज बनाता हूँ। ये मैं बना रहा हूँ, अगर सिर्फ ये राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, ये सिर्फ देखो, ये यहाँ पे दो पार्ट था ना, एक लेफ्ट वेंट्रिकल में ऊपर वाला पार्ट हटा दिया दोनों, मैंने ये जो एट्रियम वाला पार्ट था ना, इसको मैंने हटा दिया बस। अब बस मैं इन दोनों चेंबर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने बना दिया ये दोनों। तो ये मैंने क्या बोला, ये क्या है, ये है राइट वेंट्रिकल, और ये क्या है, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब क्या होता है, जो राइट वेंट्रिकल है ना, इससे निकलता है पल्मोनरी आर्टरी। क्या निकलता है इससे, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा, दोनों जो लंग्स होते हैं तुम्हारे, तुमको पता है तुम्हारे पास में वन पेयर ऑफ लंग है। सही बात है। अब क्या होता है, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये कौन सा आर्टरी है, हम लोगों ने वैसे भी डिफाइन किया था, क्या किया था आर्टरी को, एन आर्टरी इज डिफाइंड एज अ ब्लड वेसल व्हिच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो देखो, ये अवे फ्रॉम द हार्ट ले जा रहा है ब्लड, अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जा रहा है ये ब्लड। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, ये क्या है, ये है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब ये डिवाइड होता है, और तुमको पता है राइट लंग को भी सप्लाई करना है और लेफ्ट लंग को भी सप्लाई करना है, इसलिए इसने दोनों लंग को सप्लाई कर दिया। ठीक है, वैसे ही जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इससे निकलता है अयोटा। इसको हम लोगों ने क्या बोला, इसको हम लोगों ने बोला अयोटा। ये यहाँ पे मैं डिजाइन के लिए बनाया हूँ, इसका सिग्निफिकेंस समझ में आएगा जब थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ेंगे। अभी अभी बस मुझको लिम्फ समझाना है, तो मैं इतना समझा रहा हूँ तुमको। ठीक है, ये है अयोटा, और फाइनली जो अयोटा होता है ना, ये पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करेगा। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ, पल्मोनरी आर्टरी जो ब्लड है वो लंग्स की तरफ लेके जा रहा है, और जो अयोटा है रेस्ट ऑफ द बॉडी, रेस्ट ऑफ द बॉडी मतलब लंग को छोड़ के बाकी पूरे बॉडी में जो ब्लड लेके जा रहा है वो कौन लेके जा रहा है, अयोटा। और तुमको ये भी समझ में आ गया अयोटा कहाँ से राइज हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, और जो पल्मोनरी आर्टरी है वो कहाँ से राइज हो रहा है, राइट वेंट्रिकल से। जो पल्मोनरी आर्टरी है ये लंग्स की तरफ ब्लड लेके जा रहा है, तो एक बात बताओ, तुम लंग्स की तरफ ब्लड क्यों लेके जाओगे, ऑब्वियस सी बात है, उसको ऑक्सीजनेट करने के लिए, ब्लड का ऑक्सीजनेशन कराना, इस वजह से ले जा रहे हो लंग्स के पास में। तो जो पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेके जाता है, मैं बोल सकता हूँ इसके अंदर जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और अगर तुम पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई कर रहे हो रेस्ट ऑफ द बॉडी में, तो ऑब्वियस ये बात है, ये ब्लड कैसा हो जाना चाहिए, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन ये आता है, सर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था लंग के पास में, मतलब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो गया लंग के पास में, ये कहाँ पे जाएगा, ये पूरे बॉडी में जाने वाला है। बट यहाँ पे तो कोई कनेक्शन दिख नहीं रहा हम लोग को कि कैसे पूरी बॉडी में जाएगा। देखो, तो इस वजह से यहाँ पे दो रोल इंपॉर्टेंट होता है, जिसका होता है दोनों एट्रियम का। ठीक है, जो मैंने दोनों एट्रियम बनाया था, इसका रोल इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये दोनों हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो तुमको लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बारे में तो पता चल गया। अब हम लोगों ने क्या बोला कि जो पूरे बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी से कहाँ किस में आ रहा है, मैं लिख रहा हूँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम होल बॉडी, दो रूट से आ रहा है, एक तो सुपीरियर वेना केवा से और एक इंफीरियर वेना केवा से। और ये कहाँ पे आ रहा है,
राइट एट्रियम में आ रहा है, राइट एट्रियम से जो ब्लड था डीऑक्सीनेटेड ब्लड वो कहाँ जा रहा है, वो राइट वेंट्रिकल में जा रहा है, और राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, जो राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कहाँ जा रहा है, ऑब्वियस सी बात है वो लंग्स में जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है वो, लंग्स के अंदर जा रहा है वो। और अब ये जो लंग्स है ना, लंग्स से जितना भी ब्लड, तुमको पता है लंग्स में जाके क्या होने वाला है ब्लड का, लंग्स में जाके ब्लड का ऑक्सीजनेशन होने वाला है, ठीक है, लंग्स में जाके ब्लड का क्या होने वाला है, ऑक्सीजनेशन होने वाला है। तो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे लंग्स हैं तुम्हारे, और इस लंग से निकलता है पल्मोनरी वेन, दो पल्मोनरी वेन एक लंग से आएगा, ठीक है, और दो पल्मोनरी वेन दूसरे लंग से आएगा, और ये दोनों पहले स्टार्ट में दो थे, उसके पीछे दो खुलते हैं, ठीक है। मैं 2D डायग्राम बना रहा हूँ, इससे मैं तुमको दिखा रहा हूँ बस कि दोनों लंग से दो दो पल्मोनरी वेन आ गए। अब एक बात बताओ, जो भी ब्लड था वो कहाँ पे ऑक्सीजनेट हुआ था, लंग्स के अंदर। तो जो पल्मोनरी वेन जो भी ब्लड लेके आएगा ये कैसा ब्लड रहेगा, लेफ्ट एट्रियम में। ऑब्वियस सी बात है, जो भी ब्लड लेके आए हैं ये लोग, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसके बाद मैं तुमको इमेज दिखाऊंगा इसका, ये कैसा ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। तो फाइनली पहुंच गया ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में। और इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ये किसके थ्रू आया था, ये जो सारी चीजें मैंने बनाई ये क्या है, ये है पल्मोनरी वेन। क्या है ये है पल्मोनरी वेन। अब पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पे आ गया, लेफ्ट एट्रियम में आ गया, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ पे गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा के थ्रू पूरे बॉडी में गया, ठीक है यहाँ पे। और कैसा ब्लड है ये, ऑक्सीजनेटेड। ये बात किसको किसको पहले समझ में आई मुझको ये बताओ, ठीक है। फिर देखो अब इसको मैं वापस से सेम चीज लिखने वाला हूँ। अब बस मैं इसको क्या करता हूँ, लाइन डायग्राम में बनाता हूँ, ठीक है। मैंने चार मैंने बॉक्स बना दिया। ये क्या है, राइट वेंट्रिकल, ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये क्या है, राइट एट्रियम, ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम। और यहाँ पे मैं क्या बना दूंगा, ऊपर लंग्स बना दे रहा हूँ। हम लोगों ने क्या बोला, पूरे बॉडी से जो ब्लड है वो कहाँ पे आने वाला है, राइट एट्रियम में आने वाला है। किसके थ्रू, दो चीजों के थ्रू, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। तो मैं लिख रहा हूँ इसको सुपीरियर वेना केवा, और इसको लिख रहा हूँ मैं इंफीरियर वेना केवा। सही बात है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है किसके थ्रू, एक वॉल्व के थ्रू। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो ब्लड है पूरा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा। फिर जो राइट वेंट्रिकल होता है उससे कहाँ पे जाता है, लंग्स में जाता है, ठीक है। मेरे लिए कन्वीनियंट यहाँ लंग्स यहाँ पे बनाना रहेगा, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। हाँ वेरी गुड शेयर, ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, ओके। तो देखो, जो भी ब्लड जो राइट वेंट्रिकल है वहां से क्या निकलेगा, वहां से निकलेगा पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी डिवाइड होके राइट लंग में भी जाएगा और लेफ्ट लंग में भी जाएगा, ठीक है। और ये जो लंग है यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से जो जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग, मैं एक ही बनाता हूँ, एक में भी तो समझ में आ ही रहा है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पल्मोनरी वेन। सही बात है। पल्मोनरी वेन क्या कर रहा है, लंग्स के थ्रू, लंग से जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ ले जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के लिए भी एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ से ब्लड जो भी रहेगा वो पूरा कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अभी दोनों वॉल्व के नाम बता देता हूँ मैं। जो ये वॉल्व बताया मैंने राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। वेरी गुड स्तुति, वेरी गुड शेयर, ट्राइकस्पिड वॉल्व। और जो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जाने के लिए जो है होता है बाइकस्पिड। वेरी गुड। कैसा वॉल्व होता है ये, होता है बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। सिमिलरली जो हम लोगों ने बोला ना, ये जो राइट वेंट्रिकल से क्या निकल रहा था, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकल रहा है, हाँ या ना।
ये कौन सा आर्टरी है? ऑब्वियस बात है ये पल्मोनरी आर्टरी है। जो पल्मोनरी आर्टरी होता है ना, इसमें भी एक वॉल्व प्रेजेंट होता है। इस वॉल्व को हम लोग बोलते हैं सेमिलुनर वॉल्व। वेरी गुड दिशांत शर्मा, नया स्टूडेंट। ओके, तो ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो वॉल्व प्रेजेंट है वो कौन सा वॉल्व है? सेमिलुनर वॉल्व। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सेमिलुनर वॉल्व। ठीक है, फिर ये फाइनली जो लंग से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जाएगा वो कौन है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से कहाँ पे जाएगा ब्लड? लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में जाएगा ब्लड। तो मैं यहाँ पे दूसरे कलर से लिख रहा हूँ, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में जो ब्लड लेके जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे अयोटा। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? अयोटा। और ये जो अयोटा होता है, इसके अंदर भी जो वॉल्व रहेगा वो सेम, जो सेमिलुनर वॉल्व पल्मोनरी आर्टरी में था वही सेमिलुनर वॉल्व अयोटा में भी होता है। सेमिलुनर वॉल्व। ठीक है, तो मतलब जो भी राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड वेसल निकल रहा था पल्मोनरी आर्टरी, उसके अंदर भी सेमिलुनर वॉल्व है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड वेसल निकल रहा है अयोटा, उसके अंदर भी सेमिलुनर वॉल्व है। जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व को ही हम लोग दूसरे नाम क्या बोलते हैं? वेरी गुड, माइट्रल वॉल्व। तुमको क्या लगता है माइट्रल वॉल्व, हम लोग सेमिलुनर वॉल्व को माइट्रल वॉल्व बोलते हैं या बाइकस्पिड वॉल्व को माइट्रल वॉल्व बोलते हैं? वेरी गुड श्रुति, वेरी गुड श्रेया। ये जो बाइकस्पिड वॉल्व है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं माइट्रल वॉल्व। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? माइट्रल वॉल्व। ठीक है, तो मैंने तुमको ये सारी चीजें बताई हैं। क्यों बताई? क्योंकि मुझको तुमको लिम्फ बताना है। देखो, अब इसमें मैंने क्या तुमको एक एडिशनल पॉइंट ऐड किया है कि जो राइट एट्रियम है ना, राइट एट्रियम में ही आता है लिम्फ। क्या आता है? लिम्फ। कहाँ पे आता है? राइट एट्रियम में। और ये लिम्फ तुमको पता है वो कहाँ पे कलेक्ट रहेगा? पूरे बॉडी से जो भी लिम्फ रहेगा वो कहाँ पर आएगा? राइट एट्रियम में आएगा। ठीक है, मैं तुमको ये बताने वाला हूँ। अब पहले तो मैं इसको दो पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया था। ठीक है, तुमको लिम्फ का फॉर्मेशन समझ में आया है? सर राइट स्लाइड दिखाइए ना एक बार। हाँ, ठीक है, तो लिम्फ का फॉर्मेशन अगर सबको समझ में आया, बस मैं एक बार ऐसे डायग्राम बना दे रहा हूँ, तुमको समझ में आ जाना चाहिए मैं क्या बना रहा हूँ। ये आर्टरी, आर्टेरियोल, कैपिलरीज, वेन, वेन्योल। और तुमको पता है कैपिलरीज बनाने में वेन्योल का भी पार्टिसिपेशन होता है। फिर इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, तुमको पता है, मतलब ये बेसिकली कैपिलरी बना रहा हूँ मैं। इसके अंदर आरबीसी फ्लो हो रहा है, इसके अंदर डब्ल्यूबीसी फ्लो हो रहा है, इसके अंदर प्लेटलेट फ्लो हो रहा है, और इसके अंदर प्रोटीन्स फ्लो हो रहे हैं बड़े बड़े, जो मैंने स्टार्ट में बनाए थे तुमको प्रोटीन। अब क्या हो रहा है? इसमें प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, इस वजह से फ्लूइड बाहर आ रहा है। जो फ्लूइड हो रहा है ना, ये फिल्टर होके बाहर आ रहा है। इसको हम लोग बोल रहे हैं कि छन के बाहर आ रहा है फ्लूइड, है ना। फिल्टर होना है छन्ना ओनली हिंदी में। अब ये जो फ्लूइड है ये जनरली क्या होता है? पूरा का पूरा रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, बट अगर ये फ्लूइड रीएब्जॉर्ब नहीं होगा और यहाँ पे जो रह जाएगा फ्लूइड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टिश्यू फ्लूइड। हाँ, टिश्यू फ्लूइड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लिम्फ। सही बात है। हाँ, अब यहाँ पे ये प्रेशर बढ़ते जाएगा तो तुमको पता है यहाँ पे और भी चीजें प्रेजेंट है कैपिलरी के नाम पे। वो कौन सी कैपिलरी है? हाँ, इसको हम लोग बोलेंगे लिम्फेटिक कैपिलरी। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? लिम्फेटिक कैपिलरी। और लिम्फेटिक कैपिलरी जो फ्लूइड जमा कर रहा है, बेसिकली लिम्फेटिक कैपिलरी कौन सा फ्लूइड जमा कर रहा है? लिम्फ। ये लिम्फ लेके कहाँ पे जाएगा? ये लिम्फ नोड में लेके जाएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कौन सा नोड है ये? लिम्फ नोड। ठीक है, और ये क्या है? ये बेसिकली लिम्फेटिक कैपिलरी है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये है लिम्फेटिक कैपिलरी। ठीक है, और ये जो लिम्फ नोड है ये फाइनली पूरा ब्लड कहाँ, जो जितना भी इसके अंदर लिम्फ कलेक्ट हुआ है इसको ये कहाँ पे लेके जाएगा? हार्ट में। और हार्ट में कहाँ पे लेके जाएगा? राइट एट्रियम में। तो वापस मैं से हार्ट बना दे रहा हूँ, तुमको पता चल गया क्या किस चीज की बात कर रहा हूँ मैं ये। वाह,
इतना घटिया हार्ट किसी का नहीं होता, जो बना है उसका भी नहीं। ठीक है, अब फाइनली मैंने क्या बोला, जो लिम्फ नोड से कैपिलरी रहेगी वो कहाँ जाएगी? हाँ, राइट एट्रियम में। कहाँ पे चलेगा ये? राइट एट्रियम में चलेगा। समझ में आ गया सबको? तो मैं तुमको दो वर्ड यूज किया था, एक अफरेंट और एक इफरेंट। देखो कोई भी चीज किसी की तरफ जा रही है, मतलब लिम्फ नोड की तरफ जो चीज जा रही है ना, उसको हम बोलते हैं अफरेंट। यही तुम अभी किडनी में भी पढ़ने वाले हो। और लिम्फ नोड से जो अवे जा रहा है ना टूवर्ड्स द हार्ट, उसको हम बोलते हैं इफरेंट। ठीक है, तो अफरेंट, अफरेंट मतलब देखो ए है, अफरेंट मतलब आ रहा है, लिम्फ नोड की तरफ आ रहा है। इफरेंट उसका अपोजिट, अब लिम्फ नोड से अवे जा रहा है वो। समझ में आ गया? और ये मैंने क्या लिखा है, ये क्या लिखा है मैंने, ये लिखा है मैंने लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक कैपिलरीज। ठीक है, अब ये सब चीज किसको किसको समझ में आई? सही है, अगर सबको समझ में आ गया एकदम मस्त है। अब फिर मैंने नेक्स्ट चीज क्या डिस्कस की थी? मैंने नेक्स्ट चीज जो डिस्कस किया था वो लिम्फ में और ब्लड में डिफरेंस क्या है। तो हम लोग को पता है जो ब्लड है, देखो ये मैं एक फिल्टर बना के रखा हूँ यहाँ पे, एक फिल्टर मेम्ब्रेन है ये। हम लोग को पता है जो ब्लड है यही क्या हो रहा है, यही फिल्टर होके लिम्फ बना रहा है यहाँ पे। और इस लिम्फ का फंक्शन कहाँ कहाँ क्या क्या रहेगा, तुमको पता है लिम्फ में क्या क्या प्रेजेंट और क्या क्या नहीं है, बस वो लिखूंगा मैं। लिम्फ में तुम उसको बताते जाओ। पहले हम लोग ब्लड का कंपोनेंट देख लेते हैं। लिम्फ में प्लाज्मा प्रेजेंट है क्या, तुमको बताना है। 1 का आंसर क्या रहेगा, यस नो। सेकंड, लिम्फ में आरबीसी प्रेजेंट है क्या, यस नो। जो भी आंसर रहेगा तुम्हारा 1 2 3 करके लिखते जाओ। लिम्फ में डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है क्या, लिम्फ में प्लेटलेट प्रेजेंट है क्या, लिम्फ में प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट है क्या। ठीक है, और तुम्हारे लिए मैं कलर इसका खुद से लिख देता हूँ मैं। कलर हम लोग को पता है वो क्या है, स्ट्रॉ कलर्ड है। ठीक है, 1 to 5 का आंसर मुझको दे दो, यस नो जो भी आता है। तो देखो हम लोग को पता है जो प्लाज्मा होता है ये तो प्रेजेंट ही रहता है, प्लाज्मा प्रेजेंट रहता है, लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है। आरबीसी ऑब्वियस सी बात है नहीं प्रेजेंट है, डब्ल्यूबीसी ऑब्वियस सी बात है प्रेजेंट है ना। और डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है, इसी वजह से वो क्या कर रहा है, डिफेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है वो। और डब्ल्यूबीसी का कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा होता है कम्पेयर टू ब्लड, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसलिए ज्यादा डब्ल्यूबीसी। और जो प्लेटलेट होता है, क्योंकि हमको पता है उसको क्लॉटिंग नहीं कराना, इसलिए प्लेटलेट का आंसर क्या आएगा, नो आएगा। ठीक है, और कलर तुमको मैंने बता दिया स्ट्रॉ कलर का होता है। तो ये जो भी बात थी ये लिम्फ की बात हो गई। अब जो एनसीईआरटी में लाइन लिखी है ना, हाँ, डब्ल्यूबीसी इज ल्यूकोसाइट ओनली। ठीक है, मैं तुमको बताता हूँ डब्ल्यूबीसी के बारे में क्या, इसने लिम्फ के बारे में क्या बोला है। lymph fluid released out, it has the same mineral distribution as that in the plasma. Exchange of nutrient gases between the blood and the cells always occur through this fluid. इसका मतलब समझते क्या होता है, जो लिम्फ होता है ना इसको हम लोग बोलते हैं मिडल मैन। लिम्फ को हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ को हम लोग बोलते हैं मिडल मैन। क्यों उसको बोलते हैं मिडल मैन, इसके पीछे रीजन है। जैसे मैं तुमको बताता हूँ, ये तुम्हारा ब्लड वेसल, ठीक है, ये है तुम्हारा कोई भी टिश्यू का, ये कोई भी तुम्हारा सेल है। तुमको पता है जो कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज के पास में क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे लिम्फ प्रेजेंट रहेगा। ये क्या बता दिया मैंने, ये बता दिया मैंने तुमको लिम्फ। ठीक है, तो समझ लो कोई भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे देख रहा हूँ मैं क्या है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। अगर इसको सेल तक जाना है तो किसके थ्रू पे जाना पड़ रहा है, लिम्फ के थ्रू। तो ऑब्वियस सी बात है, ये इस आर्टरी में, ये आर्टरी जो है और ये जो सेल है इसके बीच में लिम्फ मिडलमैन का काम कर रहा है। इस वजह से हम लोग लिम्फ को क्या बोलते हैं, लिम्फ को हम लोग बोलते हैं मिडलमैन बिटवीन ब्लड वेसल एंड सेल। ठीक है, इस वजह से लिखा हुआ है एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट। समझ लो कोई गैस भी जाना, जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे प्रेजेंट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को जाना है सेल के पास, तो ऑब्वियस बात है लिम्फ के थ्रू भी जाना पड़ रहा है। हाँ, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि exchange of nutrient gases etc between the blood and the cell always occur through this fluid। और ये this fluid क्या है, बेसिकली lymph।
और an elaborate network of vessel called the lymphatic system collect this fluid and drains it back to the major vein. अभी जो हम लोगों ने ये जो देखा था ना कि पूरे बॉडी से जो ये लिम्फ है ये कलेक्ट हो रहा है और फाइनली ये जा रहा है अपने राइट एट्रियम में थ्रू थोरैसिक डक्ट. तुमको याद है थोरैसिक डक्ट मैंने लिखा था बट अभी हटा दिया मैंने वो वर्ड जिससे तुमको कंफ्यूजन ना रहे. lymph is a colorless fluid containing specialized lymphocyte. देखो लिखा है lymphocyte which are responsible for the immune response of the body. Lymph is also an important carrier for nutrient, hormone, etc. Nutrient भी लेके जाता है और हार्मोन भी लेके जाता है. Fats are absorbed through the lymph in the lacteal present in the intestinal villi. अभी जो लास्ट पॉइंट था ये तुमको मैंने डाइजेशन में एक्सप्लेन नहीं किया था, अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तुमको पता है कि इंटेस्टाइन जो होता है, ठीक है, जो इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है, तुमको पता है इंटेस्टाइन के अंदर विलाई प्रेजेंट होते हैं. ये विलाई क्या करेंगे, इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. तो मैं लिख रहा हूँ ये क्या प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है विलाई. ठीक है, ऑब्वियसली बात है ये लूमेन के अंदर प्रेजेंट है विलाई. अब इसके अंदर क्या होता है, बीच में प्रेजेंट होता है एक लिम्फेटिक कैपिलरी जिसको हम बोलते हैं लैक्टियल. देखो ये मैं जो बना रहा हूँ ना, ये जो मैं बना रहा हूँ ये क्या प्रेजेंट है, ये है प्रेजेंट है लैक्टियल. लैक्टियल बेसिकली कुछ नहीं है, ये ठीक है लिम्फेटिक कैपिलरी और कुछ नहीं. तो मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है, ये है लैक्टियल. और तुमको पता है इसके आसपास में क्या प्रेजेंट रहेगा हमेशा, कैपिलरी. तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ ये तुम्हारा आर्टीरियल हो गया और ये तुम्हारा वेन्यूल हो गया. ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या रहेगा, ऑब्वियस बात है इन दोनों के बीच में से एनास्टोमोसिस रहेगा. तो कोई भी चीज अगर फैट पार्टिकल है, कोई भी, समझ लो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे फैट पार्टिकल है, ये फैट पार्टिकल ना सबसे पहले लिम्फ में एब्जॉर्ब होता है. ये जो लैक्टियल है ना, इस लैक्टियल में एब्जॉर्ब होगा और उसके बाद ही तुम्हारे ब्लड वेसल में जाएगा. तो इस वजह से लिखा था फैट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू द लिम्फ इन द लैक्टियल प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई. तो ये जो हम लोगों ने बनाया है ये क्या है तुम्हारे, ये इंटेस्टाइनल विलाई है. ठीक है, इस इंटेस्टाइनल विलाई के अंदर क्या प्रेजेंट है, तुम्हारा लैक्टियल प्रेजेंट है, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये लैक्टियल जो भी बनाया है. और इस लैक्टियल के अराउंड में क्या प्रेजेंट है, ऑब्वियस बात है कैपिलरी प्रेजेंट है. तो कोई भी फैट पार्टिकल, ठीक है, पहले क्या होगा, इस लैक्टियल में एब्जॉर्ब होगा, उस लैक्टियल में एब्जॉर्ब होने के बाद ही ब्लड वेसल में जाएगा, डायरेक्टली ब्लड वेसल में एंटर नहीं कर सकता. ठीक है, मैं इसका एक इमेज शेयर करता हूँ, रुको, लैक्टियल का एक इमेज शेयर कर रहा हूँ, देखो. देखो सबसे पहले मैं बता दिया ये स्मॉल इंटेस्टाइन है. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ऑब्वियस बात है अभी हम लोगों ने देख लिया क्या प्रेजेंट है, एक विलाई प्रेजेंट है. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विलाई. देखो ये विलाई जो है सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है. देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन था, उसका एक पोर्शन कट किया हम लोग ने, ये पोर्शन कट किया तो हम लोग को दिख रहा है वो जूम करके, देखो इसमें ऐसे विलाई प्रेजेंट है. अब इस विलाई के अंदर अगर हम लोग देखें क्या प्रेजेंट है, तो तुमको दिख रहा है ये एक विलाई है पर्टिकुलर. देखो विलाई एक प्लूरल टर्म होता है, मैंने बताया था, और जो सिंगुलर टर्म होता है उसको हम बोलते हैं विलस, है ना. अब देखो विलस का देखो यहाँ पे तुमको दिख रहा है सबसे सेंटर में लैक्टियल है, और इस लैक्टियल के अराउंड में क्या प्रेजेंट है, ब्लड कैपिलरी, है ना. देखो यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम से यहाँ पे ऐसे कैपिलरी आया और ये फिर बाहर एग्जिट कर रहा है, और यहाँ पे क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम प्रेजेंट है. अभी हम लोगों ने वैसे भी बोला था ये मिडल मैन होता है, तो जहां जहां ब्लड जाएगा वहां वहां लिम्फेटिक सिस्टम तो रहेगा ही वैसे भी. ठीक है, जहां जहां सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा वहां वहां मोस्टली लिम्फेटिक सिस्टम रहेगा. ठीक है, तो ये तुमको मैंने पहले एनाटॉमी बता दी कि देखो नॉर्मली ये इस तरह से दिखता है. फिर नेक्स्ट इमेज देखो. अब ये जो हम लोगों ने अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुमको बना के दिया था, दिख रहा है तुमको, क्या बताया था हम लोगों ने कि एक होता है विलाय, और विलाय के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, विलाय के ऊपर प्रेजेंट होते हैं माइक्रो विलाय. तो देखो ये दिख रहा है यहाँ पे जो सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा ये माइक्रो विलाय है. और हम लोगों ने क्या बोला, सबसे सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, लैक्टियल प्रेजेंट होता है. तो देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे बना हुआ है लैक्टियल, लैक्टियल जो है सेंटर में प्रेजेंट है. और फिर यहाँ से क्या है, एक आर्टीरियोल है और एक वेन्यूल है, मैंने ये वाला डायग्राम बनाया था. ठीक है, और ये इसके अंदर ही एक्सचेंज होने वाला है. मैंने क्या बोला, सबसे पहले फैट कहाँ पर आएगा, लैक्टियल में आएगा,
उसके बाद ही लिम्फेटिक सिस्टम, उसके बाद ही ब्लड सिस्टम में जा सकता है, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट दिखा रहा हूँ जिसके अंदर एक्चुअल में फैट एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो अब ये देखो, ठीक है, अब इससे तुमको क्लियर दिख रहा होगा। सबसे पहले देखो लिपिड जो था, जो लिपिड है सबसे पहले वो कहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ? ऑब्वियस बात है, ये लैक्टियल जो होता है, ये ग्रीन वाला सिस्टम जो है ये लैक्टियल है, लैक्टियल में एब्जॉर्ब हुआ। उसके बाद में ब्लड सर्कुलेशन में वो एंटर किया, ठीक है। बीच का तुम पाथवे छोड़ दो, बस तुमको याद रहना चाहिए लैक्टियल जो होता है उसके अंदर सबसे पहले फैट पार्टिकल एब्जॉर्ब होगा, और ये जो फैट पार्टिकल है फाइनली कहाँ जाएगा? ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट ये कराता है, ठीक है। और ये मिडल मैन है हर एक चीज के लिए। तो बस मैं इसी चीज की बात कर रहा था। ये सबको क्लियर है क्या? ठीक है, अगर ये सबको क्लियर है तो अब कोई टेंशन की बात नहीं तुम लोग को। अब इसके बाद हम लोग का पूरा बॉडी फ्लूइड्स खत्म हो चुका है, अब सिर्फ सर्कुलेशन वाला पोर्शन बाकी है। हम सर्कुलेशन वाला पोर्शन जो है नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ऑल द बेस्ट फॉर द क्विज, ओके, बाय बाय। Goodbye.